नमस्कार, आपका स्वागत है और आज हमारी कॉन्वर्सेशन का थीम है चाय। देश दुनिया में दिनों दिन चाय की मांग बढ़ती दिखी है। खासकर कोरोना के बाद लोग हल्दी, तुलसी, अश्वगंधा जैसी चाय ज्यादा खरीद रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि देश या दुनिया में चाय का कितना बड़ा बाजार है, खपत में किस तरह की वृद्धि हुई है और अब भाव यहाँ पर क्या बनते हुए नजर आए हैं। और अगर आप चाय में निवेश करना चाहते हैं तो इस लिहाज से भी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दवानी, IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, साथ ही वाघ बकरी टी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई हमारे साथ हैं, टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल प्रबीर भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में जुड़े हैं। चाय की अगर बात हो तो सर्दियों का मौसम भी शुरू हो चुका है और माना जाता है कि एक सिक्लिकल चाय की जो ग्रोथ है, डिमांड की बढ़त है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यही जानना चाहेंगे आपसे पहले पराग, आप इस सर्दियों के मौसम को, इस क्वार्टर को, इस सीजन को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया चाय का मौसम है। सर्दियाँ भारत में आ चुकी है और आई कैन प्राउडली से दैट इंडियंस आर फॉर इंडिया चाय इज लाइक रिलीजन। और अच्छी गर्माहट की लोगों को जरूरत है एंड अच्छी क्वालिटी की चाय तैयार है सबके लिए। हाँ, एब्सोल्युटली। ऐसी कोई चीज नहीं है जो चाय सॉल्व नहीं करती। सुबह उठ के सर दर्द के टाइम पे भी लोग यहाँ पर चाय को जुड़ते हैं और जैसे आपने कहा, एब्सोल्युटली चाय इज लाइक एन एवरीडे थिंग यहाँ पर इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन पराग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्राइस मूव्स यहाँ पर हमने बनते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कोरोना के बाद हेल्थ टीज, ग्रीन टीज, ब्लैक टीज, मतलब जो हम पहले 10 साल पहले बात नहीं करते थे, क्लियरली अब जिस तरह की चाय की वेराइटीज की बात होने लगी है, आप इस बाजार को कैसे देखते हैं? किस तरह का स्प्रेड, किस तरह की वेराइटीज? तो बहुत बढ़िया। इंडियन कंज्यूमर अभी ग्लोबल कंज्यूमर से आगे निकल चुका है और कोरोना के बाद खाने पीने की चीज़ में वो खुद के पीछे काफ़ी खर्च करने लगा है। चाय में जो भी आपने बताया, ऐसे हल्दी दूध चाय है, ग्रीन टी की अलग अलग वेरिएंट्स है। तो हमारी भी पाइपलाइन वाघ बकरी में काफ़ी बड़ी लॉन्च हो चुकी है और आने वाले महीनों में भी काफ़ी अच्छी लॉन्चेस प्लान्ड है। चाय में एक ही है कि जो चाय का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है अगले सालों से। सो एज वी स्पीक सितंबर एंड तक अराउंड 30 मिलियन किलोग्राम नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा है। सो उससे काफ़ी एक्सपोर्ट उतना है नहीं जो होना चाहिए, बिकॉज अभी स्थिति में सुधार आ रहा है, बट बिकॉज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वाज वेरी हाई लास्ट ईयर, इन द अर्ली पार्ट ऑफ लास्ट ईयर। सो काफ़ी नॉन क्वालिटी टी इंडिया के बाजार में आना शुरू हुई है। चाय का जो आपको पता है, चाय का जो क्वालिटी पीरियड होता है वो जून, जुलाई और अगस्त, और उस टाइम पे काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ। और अभी जैसे मैंने बताया, वी आर गोइंग टू एंड दिस ईयर नियर टू ऑल टाइम हाइज। और ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन वाज 1390 मिलियन किलोग्राम्स इन 2019 एंड इस साल भी ऐसी उम्मीद है कि उसके आसपास ही हम क्लोज करेंगे। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने यहाँ पर बात करी प्राइसेस की, प्रोडक्शन, कंजम्पशन की, तो वो नंबर्स यहाँ पर प्रबीर जी से भी लेते हैं, जो कि टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं। प्रबीर, नमस्कार। आपका सबसे पहले प्रोडक्शन पे ही बात करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स पीक सीजन तो ये नहीं है, लेकिन किस तरह की प्रोडक्शन और कंजम्पशन फिलहाल हम इस यहाँ पर इस साल के साथ काम कर रहे हैं? थैंक यू मनीषा। मैं जो पहले थोड़ा सा मैं अभी जो मिस्टर देसाई कह रहे थे उससे थोड़ा सा मेरा ओपिनियन थोड़ा सा भिन्न है। क्योंकि देखिए, लास्ट टाइम जो हम लोगों का प्रोडक्शन हुआ था वो 1345 मिलियन केजीज के तले था। तो सितंबर तक के उन्होंने जो आंकड़े दिए, बिल्कुल सही आंकड़े दिए, परंतु अक्टूबर महीने में हम देख रहे हैं हमारे जो इंटरनल कंजम्पशन रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि 15 to 20% हम लोगों का कम हो रहा है प्रोडक्शन में। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज आवर एस्टिमेशन, हम इसमें गलत भी हो सकते हैं कि आज इस बार का जो प्रोडक्शन लास्ट टाइम जो 1345 to 1350 मिलियन केजीज हुआ था, उससे शायद 15 से 20 मिलियन केजीज कम होगा। पहले तो ये बात थी जो प्रोडक्शन की, मैंने जो मुझको आई थॉट जो हमारे आंकड़े हैं उनको मैं तेरे सामने में लाके दे दूं। हाँ, उन्होंने जो कहा था सितंबर तक के जो आंकड़े वो बिल्कुल सही बताए उन लोगों ने, पर अक्टूबर जाके आज देखते हैं कि थोड़ा सा भिन्न हो गया है। साथ ही प्रबीर, अगर आप कंजम्पशन हमें यहाँ पर बता सकें कि वहां पर किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट हमने सभी कमोडिटीज की बढ़ते हुए देखी, जो कि एक चीज चाय के साथ भी है, लेकिन एज एन इंडस्ट्री कितना इनपुट कॉस्ट को आपने यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हुए देखा है और किस तरह से यहाँ पर कंजम्पशन में ग्रोथ देखने को मिली है? एक्चुअली मनीषा जी, एक चीज बताऊं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा ये वेजेस जो है ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। और रिसेंटली हम लोगों का दोनों जो आपको अच्छी तरह पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में
चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो चाहे वो असम हो, ये दोनों का यदि आप लोग फिगर्स ले तो ऑलमोस्ट 85% ऑफ द टी बनता है। तो अब 85% टी जहां पे बनता है उनका वेजेस रिसेंटली इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हैज इंक्रीज्ड फिनोमिनली बाय 15 to 18%। अब उस तरीके से देखिए कि रियलाइजेशन में कोई हमारा उसका उछाल नहीं आया है, तो इसीलिए एक परेशानी तो इंडस्ट्री के लिए एज ए प्रोड्यूसर बनी हुई है। हाँ, यहाँ पे एक चीज जो हुआ है कि हम लोगों ने देखा है कि जो निर्यात हुआ है, जो कि एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट में लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट हुआ था उससे हम लोगों का एक्सपोर्ट इस बार थोड़ा सा प्रॉमिसिंग दिख रहा है। इसीलिए हम लोग अनुमान करते हैं कि इस बार इस ईयर तक 225 to 30 मिलियन केजीज होना चाहिए, जबकि पिछले साल खाली 200 मिलियन केजीज की तरह हुआ। और अभी जो फिगर्स भी अभी जो एक्सपोर्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो फिगर्स रिलीज किया है उसमें भी दिखाई देता है कि सारे कमोडिटीज में देयर हैज बीन अ ब्लिप, यानी कि उसमें रुकावट आई है, गिरावट आई है। ये चाय के क्षेत्र में दिखाई देता है कि थोड़ा सा इसमें इट हैज बीन इंप्रूवमेंट ओवर देयर। तो आशा रखते हैं कि 225 से 230 मिलियन केजीज तक इस साल तक हम लोगों का निर्यात हो सकता है। ऑलराइट, 220 से 230 मिलियन केजीज का यहाँ पर एक्सपोर्ट भी हो सकता है। और जैसे कहा गया कि हल्की सी गिरावट हमने यहाँ पर जरूर आते हुए देखी है। लेकिन प्रबीर, आपसे प्राइसेस पर भी यहाँ पर बात करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स जिस तरह के हाई प्राइसेस हमने कुछ सालों में पहले बनते हुए देखे थे वो तो यहाँ पर रिपीट होते हुए नहीं नजर आए हैं, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम होलसेल प्राइसेस, ऑक्शन प्राइसेस की बात करें तो वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं? मनीषा, देखिए प्राइसेस की जो बात जब आती है कि देखिए कि एक जो ब्राइट स्पॉट, मैंने शायद और कहीं पे भी कहा था कि ओनली ब्राइट स्पॉट जो हम टी इंडस्ट्री में देखते हैं कि हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स का प्रोडक्शन जो है जो कि 10% के करीब है, इसमें जो हम लोगों का जो प्राइसेस रियलाइजेशन है दिस हैज बीन प्रीटी गुड, यानी कि यहाँ तक कहते हैं कि लास्ट 50 to 60 रुपीज उछाल आया पिछले साल के मुताबिक। तो इस तरह से ये ऑर्थोडॉक्स इज डूइंग प्रीटी वेल आल्सो देयर, और कुछ अनकन्वेंशनल मार्केट में भी हम लोग जा सके हैं। तो ये दिस इज अ बिग स्वाट। So where the CTC is concerned, CTC में जो आया है, there is a difference of only couple of rupees only compared to last year and that year. But एक चीज जो कहना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि पिछले साल अब तक, मैं जब तक अब तक की बात बता रहा हूँ, मैं आप अगस्त तक की बात बता रहा हूँ जिसका आंकड़े हमारे पास में है। आप देखिएगा कि हम लोगों ने क्या था, निर्यात क्या था, which was only 56.54 मिलियन केजीज, जो कि इस बार हम लोगों का बढ़ के 62.46 केजीज आया है। और देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द सीटीसी प्राइस रियलाइजेशन। यही यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मैं आपको हमारे सामने दिखता है, जो कि मैंने आपके सामने रखा है। आप ऑलराइट, ब्राइट स्पॉट यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स के साथ है। सीटीटी में जाके बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। पराग, आपके पास अब आना चाहेंगे। ये तो ओवरऑल टी मार्केट की बात है, लेकिन जब एक कंज्यूमर यहाँ पर चाय खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, कितनी अवेयरनेस आपको लगता है उनको आती है यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स के लिहाज से, सीटीसी के हिसाब से, या प्रीमियम टीज हैं, कितनी अवेयरनेस है, या आपको लगता है कि प्राइस सेंसिटिविटी अभी भी यहाँ पर ज्यादा है? नहीं, टी एक कमोडिटी है तो प्राइस सेंसिटिविटी जरूर है। चाय के जितने भी पैकेटियर्स है दे वर फोर्स्ड टू टेक प्राइस हाइक्स बिकॉज ऑफ अदर कॉस्ट राइजिंग एंड प्लस कमोडिटी कॉस्ट राइजिंग। ऑर्थोडॉक्स चाय का इंडिया में कोई खास व्यापार नहीं है, खास कंजम्पशन नहीं है, और सीटीसी ही मेन है। सो कंज्यूमर्स आर स्टिल वेरी प्राइस सेंसिटिव एंड आई बिलीव के इस साल जो सितंबर तक का क्रॉप जो 30 मिलियन तक ज्यादा है, उससे काफी जो नॉन क्वालिटी चाय है वो इंडिया में हर एक बाजार में आना चालू ही रहेगी टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड दिस विल इम्पैक्ट कंजम्पशन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी टीज। बिकॉज जब होलसेल मार्केट्स वगैरह में मंडी में सस्ती चाय आती है तो जो अच्छी ब्रांड हमारे जैसी है, टाटा, लीवर्स वगैरह, जो अच्छी क्वालिटी देना चाहती है, उसमें भी कंज्यूमर का रेजिस्टेंस आने की संभावना है। पर आगे एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ कितना ऑर्गेनाइज्ड आप ये मार्केट देखते हैं? क्योंकि जैसे हम पिछले कुछ सालों में ट्रेंड्स देखते हुए बनते हैं कि लोग ब्रांडेड, इवन इफ स्मॉल पैकेट्स में ब्रांडेड क्लोज चाय खरीदते हैं, लूज टी शायद अब यहाँ पर कम बिकने लगी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर नंबर्स यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर सकें। तो ऐसा कोई टी बोर्ड के नंबर्स नहीं है, बट पिछले सालों में जो नंबर्स मैंने देखे हैं वो करीबन 50-50% है। आज भी लूज टी फॉर्मेट में 50% चाय बिकती है और 50% पैकेज टी, और जो पैकेज टी में भी जो अनब्रांडेड पैकेज टीज है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। सो आप हर एक 250 किलोमीटर पे 2 ब्रांड्स है जो अनब्रांडेड पैकेज टी में होती है, और नेशनल प्लेयर्स जैसे आपको पता है लीवर, टाटा है, हम है, ऐसे लोगों का मार्केट शेयर जो है वो है। बट ज्यादातर पैकेट चाय में अनब्रांडेड चाय काफी बिकती है भारत में, और उसीलिए ये जो नॉन क्वालिटी टीज का मैं खास करके उल्लेख करना चाहता हूँ कि अगर अच्छी चाय प्रोड्यूसर बनाएंगे, काफी अच्छी चाय बनाते हैं, क्रॉप इस बार ज्यादा है,
तो इस बार शायद आगे जाके प्रेशर आएगा चाय के दामों के ऊपर। राइट। पराग, एक और चीज हमेशा हम देखते हैं कि ठीक है, बाकी सब तो जितना जो आपका कंपटीशन विद अदर ब्रांड्स है वो तो है ही, लेकिन चाय का खुद का कंपटीशन कॉफी के साथ भी काफी ज्यादा रहता है। इससे आप कैसे देखते हैं? क्या मिलेनियल्स जो प्रीमियम टीज हैं, ग्रीन टीज हैं, नेचुरल टीज हैं, जो फैशन टीज भी हैं, हेल्थ टीज हैं, वहां पर कितना अडॉप्शन है? बहुत बड़ा, जैसे you are aware, we run our Waghbakri tea lounges, and many times we are in the same markets as all the cafes who sell coffees like Starbucks, to name the larger one, and people enjoy both. आज कंज्यूमर को इंडिया में क्वालिटी चाहिए, अगर वो चाय है, कॉफी है, अगर अच्छी क्वालिटी है तो दे डोंट माइंड पेइंग, एंड दिस इज द ट्रेंड वी आर सीइंग इवन इन टियर 2 टियर 3 टाउन्स। सो चाय कॉफी एक चॉइस का सवाल है, but quality काफी अच्छी होनी चाहिए, and people's ability to pay has gone up tremendously post COVID. खाने पीने की चीजों में people want to invest in good food and drinks, so that is the good news for both tea and coffee. पॉइंट टेकन। मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे अंदर से यहाँ पर 2 चाय भेजी हैं, एक तो नॉर्मल चाय और एक डिप वाली चाय। ये भी 2 मार्केट्स हैं यहाँ पर। पराग, इन दोनों में किस तरह की ग्रोथ फिलहाल देखने को मिली है? क्या डिप चाय यहाँ पर अब बेहतर करने लगी है परफॉर्मेंस के लिहाज से? देखिए, डिप चाय एक कन्वीनियंस की चीज है, जैसे हम नॉर्मल चाय घर में बनाते हैं, ऑफिस में बना, एक थर्ड ऑप्शन भी है, मैं आपके स्टूडियो में भेजूंगा, वो इंस्टेंट चाय। एक खाली गर्म पानी डालो और चाय तैयार। तो आपने हमारी चाय देखी होगी काफी एयरलाइंस में, रेलवेज में, जहाँ पे कन्वीनियंस चाहिए, कस्टमर के पास टाइम नहीं है, तो उसमें वो लोग हमारी डिप चाय और इंस्टेंट चाय बनाते हैं, और घर में और लार्ज कैफेज वगैरह में नॉर्मल ब्रू चाय होती है। सो कस्टमर को चॉइस चाहिए, कस्टमर के पास कम टाइम है, लोग डिजिटल पे काफी टाइम निकालते हैं, बट चाय बनाने के लिए उनको आइदर टाइम निकालना नहीं है या जेन्युइन टाइम नहीं। तो डिप टी एंड स्पेशली इंस्टेंट टीज, व्हेन पीपल आर हाइकिंग, पीपल आर ट्रैवलिंग, दिस इज अ बिग ट्रेंड दैट हैज कॉट अप। ओके, पराग, अब आगे जाके किस तरह के ट्रेंड्स नजर आते हैं और क्या नए लॉन्चेस हम आपसे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैसा दिखता है आगे का विंटर सीजन आपके लिए? आगे का विंटर सीजन काफी एक्साइटिंग लगता है। इंडिया हैज कम आउट ऑफ कोविड, दिवाली काफी अच्छी गई, अभी हम क्रिसमस न्यू ईयर में जा रहे हैं, मौसम भी सर्दी का अच्छा है। तो अगर कंज्यूमर की ओर से मैं देखूं, क्योंकि मैं चाय तो खाली एक बेचता हूं, बाकी काफी कमोडिटीज में कंज्यूम करता हूं, तो पीपल आर रेडी एंड विलिंग। वाघबकरी टी ग्रुप ऑल्सो, वी आर एक्सपेंडिंग मैसिवली आवर टी लॉन्जेस, आवर ग्रीन टी रेंज इज गोइंग टू हैव सम एक्साइटिंग लॉन्चेस कमिंग अप। हमारा जो इंस्टेंट टी रेंज है उसमें भी काफी अच्छी न्यूज कस्टमर्स के लिए आने वाली है। टुडे ऑफिसेज आर ओपनिंग अप, सो हमारा जो वेंडिंग मशीन डिवीजन है, जहाँ पे हम बल्क में चाय देते हैं फॉर द वेंडिंग मशीन्स एक्सेट्रा, दैट इज शोइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। सो आई बिलीव वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर इंडियन कंज्यूमर्स कमिंग फॉरवर्ड। द प्रॉब्लम इज ऑल्सो, जैसे प्रवीण जी ने बताया, कि एक्सपोर्ट। आज मुझे ये बताना चाहिए कि एक जमाना था कि इंडिया में जो अच्छी चाय थी वो एक्सपोर्ट होती थी और जो एवरेज चाय थी वो कंज्यूम होती थी। अभी काफी उल्टा हो चुका है कि इंडियन कंज्यूमर्स आर showing good love for good quality teas, and internationally people are in a mess, especially Europe, America, etc. So most of the non quality teas might be, we hope they get exported, and Indian consumers are willing to pay and will pay for a very good quality of tea. So that's our plan. All right. So quality tea और टी कैफेज और बहुत सारे प्लान्स ऑफ कोर्स यहाँ पर आगे जाते हुए, लेकिन प्रवीण जी, आगे जाके आपको यहाँ पर कैसा बाजार नजर आता है? प्राइस व्यू आपसे एक समझना चाहेंगे कि अगर हम एज ऑफ नाउ जिस तरह का फंडामेंटल्स है चाय को लेकर, आगे जाकर किस तरह की डिमांड ग्रोथ और किस तरह के प्राइस व्यूज आप रखते हैं? देखिए, एक टी बोर्ड ने एक सर्वे किया था रिसेंटली, तो उसमें दिखाया गया था, डेलॉयट से कराया था, कि हम लोग का जो कंजम्पशन रेट है राउंड अबाउट 1.75% है। तो ये पहले किसी जमाने में ये जिसको भी 3% थी ना, तो गिरावट यहाँ पे आई है। तो कहीं ना कहीं जाके चाय का कंजम्पशन को लेके आज सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स चाय के हैं, सब इसको लेके बड़े चिंतित हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से जेनरिक प्रमोशन करवा के चाय का जो कंजम्पशन लेवल बढ़ा सके। तो ये एक बड़ा चैलेंज टी इंडस्ट्री के पास में, सब स्टेक होल्डर्स के पास, प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो कंज्यूमर रिटेलर हो। तो ये एक चीज हम लोग इसको लेके हम लोग जूझ रहे हैं। इनफैक्ट सुबह ही हम लोग का एक इंटरनल मीटिंग था, उसमें यही चीज को लेकर बातचीत हो रही थी कि हम लोग किस तरीके इसको ज्यादा डायनेमिक बना सके। जो कंजम्पशन रेट जो है, अब देखिए जो हमारे देश में 1.5 बिलियन पीपल है, यदि औसत देखे हम लोग का 786 ग्राम्स पर कैपिटा कंजम्पशन है।
उसी जगह जहाँ पर आप देख लीजिए पाकिस्तान का 1.6 है, यूके का देख लीजिए 4.4 है, टर्की का। सो यू व्हेन यू कंपेयर विद दीस कंट्रीज, हम लोग का कंजम्पशन इज वेरी वेरी लो, यू नो। सो देयरफॉर इफ देयर इज सम बढ़ोतरी हम कंजम्पशन लेवल को कर सके, यानी कि हम 50 ग्राम भी यदि बढ़ा लेते हैं तो हम लोग 50 मिलियन केस आराम तक कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज है, ये हम लोग के लिए चुनौती है। आई थिंक इन इसको लेके हम लोग के अंदर में काफी बातचीत हो रही है, इंडस्ट्री के अंदर में काफी बातचीत हो रही है। इसको लेके आगे के दिनों में हम लोग को वी आर दृढ़ संकल्प है, इसको लेके हम लोग को आगे कुछ करना है। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल रवीर, और ये प्राइसेस पे है, आगे जाके कंज्यूमर्स किस तरह के प्राइसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं चाय के लिए? देखिए प्राइसेस देखिए, जैसा आपने पहले खुद ही कहा था कि देखिए हम प्रोड्यूसर्स के पास में जो प्राइसेस हम मिलते हैं और एक जो रिटेलर के पास में मिलते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये एक परेशानी तो है ही हम प्रोड्यूसर्स के लिए कि यदि मैं चाय को एक एवरेज 250 रुपीस ऑप्शन में बेचता, वही चाय जाके 500 रुपीस रिटेलर के पास में कैसे हो जाती है? तो ये सब चीजें मार्केटिंग डायनेमिक्स है, मार्केटिंग में सप्लाई डिमांड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कीप्स ऑन कमिंग ओवर हियर। सो एज अ प्रोड्यूसर, सिंस आई एम रिप्रेजेंटिंग द प्रोड्यूसर व्हिच आई कीप ऑन टेलिंग एड nauseam, so we are definitely under pressure of the realization of the prices structure. True. And that is why आप देखिएगा कि producers लोग they are trying more and more to diversify and get as much of price they can extract out of the market. एब्सोल्युटली है, जैसे कि सभी सेक्टर्स का हाल है, यहाँ पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और कुछ चैलेंजेस टी एज अ सेक्टर में भी देखने को लगे हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन डिस्कशन यहाँ पर पराग देसाई एंड प्रवीण भट्टाचार्य जी के साथ। आप दोनों का ये बहुत शुक्रिया आज साथ में यहाँ पर जुड़ने के लिए और दर्शकों को पूरी इंडस्ट्री के साथ यहाँ पर अवगत कराने के लिए आपका समय का बहुत शुक्रिया। और अब समय है टॉप स्ट्रैटेजीज लेने का। तो नवनीत, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, चाइना में स्टिमुलस आ सकता है, डॉलर में हल्की सी गिरावट है, इन सब का फायदा क्या कमोडिटीज को पहुंचा है? डेफिनेटली चाइना का स्टिमुलस और डॉलर का जो रिट्रेसमेंट या डॉलर में जो हम साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं, उसका बेनिफिट हमको गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइसेस में देखने मिल रहा है। गोल्ड प्राइसेस में ज्यादा बढ़त देखने मिल रही है विज़ अदर कमोडिटीज, और मैं बाय की स्ट्रेटेजी ही मेंटेन करना चाहूंगा। 52,500 550 के आसपास बाय किया जाए, 52,400 का स्टॉप लगाइए एंड 52,900 53,100 तक के टारगेट आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। सेकंड स्ट्रेटेजी रहेगी क्रूड ऑयल में, जहां पे लास्ट 3-4 दिनों में करीब 15% के आसपास का फॉल हमने प्राइसेस में देखा है। मुझे लगता है कि प्राइसेस में थोड़ा सा करेक्शन और ड्यू हो सकता है, जो कि प्राइसेस को इवेंचुअली 6200 6250 तक भी ले जा सकते हैं। सेल करने की स्ट्रेटेजी है 6450 के आसपास 6580 का स्टॉप लगाइए एंड 6250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो वो दो स्ट्रैटेजीज हैं, सोने में खरीदारी और कच्चे तेल में कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन। अनुज, आपकी टॉप ट्रेड्स यहाँ पर एग्री स्पेस में कहाँ रहेंगी? मनीषा जी, मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज हमने पूरे कॉटन पैक में तेजी देखी है। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक जो कि 250 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 2780 में 2700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 2950 3000 तक आने वाले 10 से 12 दिनों में एक पोजिशनल तौर पर दिखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें मसालों की, तो यहाँ पर टर्मरिक के अंदर हमने अच्छा खासा एक मोमेंटम देखा है, तो टर्मरिक के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं। करीबन 7300 में 7100 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 7700 तक हो सकता है। ऑलराइट, तो वो दो एग्री ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपके सामने, लेकिन आपको बता दें कि आज इक्विटी मार्केट्स में हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे, और एक सेक्टर जहां पर पिछली सीरीज में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा वो था मेटल्स। नवनीत, अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार, अपने लोज से तो हमने अच्छी खासे गेंस यहां पर आते हुए देखे ही हैं। मेटल्स में आपकी कोई टॉप स्ट्रैटेजी? मेटल्स में लास्ट 3-4 दिनों में काफी वोलेटिलिटी देखने मिली और मुझे लगता है एक बेस फॉर्मेशन चालू हो गया पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में, जो कि प्राइसेस को अगले एक महीने या एक क्वार्टर के पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी तेजी दे सकता है। मैं यहाँ पर काफी बुलिश हूँ कॉपर में, जहाँ मुझे लगता है कि $8,600 से प्राइसेस करेक्ट होकर लगभग $8,000 के आसपास आते हैं। डोमेस्टिक टर्म्स में बात करूँ तो फंडामेंटल बैकड्रॉप काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, डिमांड काफी स्टेबल है, एलएमई इन्वेंट्रीज काफी डिप्लीट हुई है, और एलएमई और शांघाई कॉम्बिनेशन अगर हम स्टॉक्स का करें तो लगभग सिर्फ 2 दिन का कंजम्पशन ग्लोबल सरफेस पे अवेलेबल है। एंड इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स का नरमी, ये सारे फैक्टर्स कॉपर को एक अपसाइड प्रदान करते हैं। मेरे हिसाब से 670 668 के आसपास आप डोमेस्टिक सर में बाय कीजिए, 665 का स्टॉप रहेगा, 678 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अनुज, अगर यूएस फेड की तरफ से एक्चुअल में 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक हम दिसंबर में आता हुआ देखेंगे, तो कौन सा मेटल आप खरीदेंगे? देखिए मनीषा जी, मुझे लगता है कि उसके अलावा मेटल्स के अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहेगा बुलियन और बेस मेटल का। चांदी मुझे लगता है कि आगे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अगर बेस मेटल चलेंगे तो डेफिनेटली चांदी भी चलती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि दिसंबर तक आपको 64,000 से लेकर 65,000 तक का टारगेट और $23 हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में आ सकता है, तो चांदी लेंगे जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऑलराइट, और अगर नवनीत आपको सोने और चांदी दोनों में ही चूज करना हो तो आप कहाँ जाएंगे?
डेफिनेटली चांदी चूज करूंगा, बट मैं यहाँ पर नहीं 1000 रुपए नीचे चांदी बाय करने की रिकमेंडेशन दूंगा। मुझे लगता है कि अनुज के साथ साथ टारगेट 64-65,000 का हमारा भी है, बट एक करेक्शन ड्यू हो सकता है। चांदी में थोड़ी सी नरमी दिख रही है और करंट कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वो 1500 रुपए के आसपास प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम थोड़ा सा इरोड हो जाए तहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बेटर रहेगी। यानी 62,000 पे अगर आपको फरवरी कॉन्ट्रैक्ट मिले तो बाय किया जाए, 64-65,000 जल्द आपको देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो बाइंग स्ट्रैटेजीज हैं सोने, चांदी और मेटल्स में यहाँ पर खरीदारी की राय आज भी बरकरार है और क्लियरली काफी स्ट्रांग डेटा हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता हुआ देखा है, जिसका यहाँ पर सपोर्ट भी है। आने वाले समय में वॉल्टिलिटी जारी रह सकती है, लेकिन डिप्स पे बाइंग की राय यहाँ पर बनी है। नवनीत, अनुज, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज में व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए भी। लेकिन इसी के साथ इजाजत का समय है, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।